भार गर्भित इंटरनेशनल डायमेंशंस जिसमें थे और गहराई से जिस कार्य को गत वर्ष यहाँ पर आगरा में ही प्रारंभ किया गया था, उसका दूसरा चरण 2 दिन से यहाँ पर चल रहा है आगरा में, जो वेबिनार और सेमिनार दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि कोविड से पहले, लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ पूरे देश में हम लोग सेमिनार्स के माध्यम से अपनी बात को कह रहे थे और भारत की गुण गरिमा को किस तरीके से बढ़ाया जाए उसका प्रयास कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद एक दौर चला लगभग 10 महीने का, जिसमें हम लोगों को एक नए नॉर्मल में जाना पड़ा, जिसको वेबिनार कहा जाता है। ईश्वर की कृपा, केंद्र सरकार की मेहनत, हमारे प्रधानमंत्री जी की लगन कि हम अब उस दौर से निकलते हुए दिख रहे हैं। इसलिए अब ये जो है एक नया नॉर्मल, उसका प्रारंभ भी आगरा में हुआ है वेबिनार कम सेमिनार्स के माध्यम से। उसके लिए मैं आगरा की पूरी टीम को, फैंस की, रजनीश त्यागी जी, टिम्मा जी और सारी जो आप लोगों की टीम है, उसने भरसक प्रयास कर एक इंटरनेशनल फ्लेवर के जिस शुरुआत को आपने गत वर्ष किया था, उसको आपने एक चरण और आगे बढ़ाया है। उस 2 दिन के इस सेमिनार वेबिनार के आज इस समापन कार्यक्रम में मंच पर मौजूद हमारे मार्गदर्शक, फैंस के और भी कई अनेक संगठन इस देश में खड़े करने वाले हमारे मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश जी भाई साहब, आगरा के मेयर जो ऑल इंडिया मेयर ऑर्गेनाइजेशन के भी चेयरमैन हैं, ऐसे आदरणीय नवीन जैन साहब, श्री अर्जुन राय मेघवा जो हमारे साथ अभी लिंक के माध्यम से, वेब के माध्यम से अभी जुड़ेंगे, एयर कॉमोडोर AK सिंह साहब जो प्रेसिडेंट हैं आगरा चैप्टर के, प्रभु दयाल जी कटारिया साहब जो फॉर्मर MP हैं, 3 बार यहाँ के सांसद रहे, आदरणीय जनरल RN सिंह साहब जो हमारे इस फैंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय गोलोक बिहारी जी जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, SPS बघेल साहब जो MP हैं, जो अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे इस कार्यक्रम में, और भी सारे जो विद्युत जन यहाँ पर मौजूद हैं और जिनकी मेहनत से, जिनके परिश्रम से, ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी के परिश्रम से ये सेमिनार इतनी सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजित हुआ। उनके कैंपस में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आदरणीय ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी और भी सारे विशिष्ट जन, न किसी का नाम लेने से रह गया हूं तो मुझे आप क्षमा करेंगे, वो सभी यहाँ पर आज सुशोभित हैं। सबसे पहले मैं हमारे मार्गदर्शक जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात को प्रारंभ करते हुए, और मैं जो पिछले 2 दिन के अंदर जो डेलिब्रेशंस हुई हैं उनका सब संक्षेप में आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। वो हमारे बड़े तो हैं ही, लेकिन हम सारी पूरी टीम के साथ, फैंस के साथ उनका एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड के नाते भी एक गहरा रिश्ता है आदरणीय इंद्रेश जी का। और जिस तरीके से उन्होंने अनेकों अनेक प्रकल्प, अनेकों अनेक संगठन, अनेकों अनेक लक्ष्य निर्धारित किए इस देश में। मेरे को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हुए, अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक हुए, उनकी कही हुई बात याद आती है अक्सर जब मैं उनके प्रकल्पों के बारे में, उनके लक्ष्यों के बारे में, राष्ट्रीय हित के अंदर जो लक्ष्य परिभाषित करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, यू सी थिंग्स एंड यू से व्हाई, आई ड्रीम थिंग्स विच नेवर वर एंड आई से व्हाई नॉट। अर्थात आप देखते हैं चीजों को और पूछते हैं क्यों, और मैं सपने देखता हूं उन चीजों के जो कभी हुई नहीं, और मैं पूछता हूं क्यों नहीं। तो जो सपने वो देखते हैं, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे प्रकल्प पिछले कुछ सालों से उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। चाहे 2012 के अंदर सरहद को प्रणाम जैसा एक प्रकल्प उन्होंने खड़ा किया था, जब 12,000 युवा इस देश के विभिन्न बॉर्डर्स पर, जिन देशों के साथ हमारे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स हैं, उन सीमाओं पर गए थे। 12,000 युवा 2 दिन तक वहां पर रहे थे। एक ऐसी
अभिनव योजना उन्होंने प्रारंभ की थी, जिससे कि देश का युवा सरहद की मिट्टी के साथ जुड़ सके, उसे प्रणाम कर सके। उसके बाद लेह लद्दाख की सिंधु दर्शन यात्रा, अंडमान निकोबार, जहां पर नेताजी सुभाष बोस ने 30 दिसंबर 1943 को भारत की आजादी की पहली घोषणा की थी और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, उसकी उस स्मरण में उस यात्रा को नमन करने के लिए अंडमान निकोबार की शहीद स्वराज दीप नमन यात्रा। फिर उसके अतिरिक्त नव भारत फाउंडेशन हाइफा जो एक पोर्ट है इजराइल के अंदर, 1918 में देश के सैनिकों ने उस समय मेजर दलपत सिंह जी जोधपुर रेजिमेंट के कैवेलरी के थे, उनके नेतृत्व में जाकर भारत की सेनाओं ने हजारों किलोमीटर दूर हाइफा के पोर्ट को इजराइल में आजाद कराया था। उसके पूरे इतिहास को लेकर आना और फिर तीन मूर्ति चौक के ऊपर उसका नामकरण जो हुआ हाइफा तीन मूर्ति चौक, आदरणीय मोदी जी ने और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो किया, उसके पीछे सारे कार्य को करने का काम, उस प्रकल्प को खड़ा करने का काम, उस सपने को सच करने का काम आदरणीय इंद्रेश जी ने किया है। तो आज एक साधुवाद देने का मौका है हम सबका कि हम आदरणीय भाई साहब चिरायु रहें और हमारे को लगातार मार्गदर्शन देते रहे और देश और राष्ट्र हित के अंदर ऐसे प्रकल्पों को लगातार खड़ा करते रहे। उसे उन्हीं प्रकल्पों में एक ये जो विचार उभरा उनके मन में, मस्तिष्क में, सपने में, हिमालय हिंद महासागर समूह राष्ट्र का एक एकीकरण किया जाए, उस आइडिया को, उस विचार को सच किया जाए, जिसके मार्फत हम दुनिया के 54 देश जिनके ऊपर भारत की संस्कृति का, भारत की सभ्यता का, भारत के जीवन दर्शन का, भारत की सोच का एक गहरा प्रभाव पिछले दशकों में नहीं शताब्दियों में, दशाब्दियों में पड़ा है, उस इतिहास की मार्फत, उस सोच की मार्फत, उस जीवन दर्शन के मार्फत 21वीं सदी के भारत के पुनर्निर्माण के अंदर, जब हम 21वीं सदी में भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस समय हम उस सपने को सच करते हुए इन 54 देशों को एक कड़ी के रूप में, एक माला के रूप में जोड़ते हुए हम अपने उस जीवन दर्शन को, जो हमारी बिनाइन राइज है, चाइना की राइज मैलिग्नेंट राइज है, भारत की राइज बिनाइन राइज रहेगी, उसके लिए इंद्रेश जी ने इस सपने को साकार करने का काम प्रारंभ किया और जिसकी जिम्मेदारी, जिसका दायित्व सौभाग्य से मैं कहूंगा, अवभाग्य से मैं कहूंगा कि फैंस के आगरा चैप्टर को वो मिला है। उस सपने को आगे लेकर जाने का काम, उसे यथार्थ में बदलने का काम आप कर रहे हैं। गत 2 दिनों के अंदर 4 टेक्निकल सत्र हुए, उससे पहले कल इनॉग्रल सत्र हुआ, उसमें कई विचार आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो इनॉग्रल सत्र हुआ उसमें जो उन्होंने ये कहा वो बहुत सार्थक था कि when 54 countries join together we will be no less than anyone, together we will be the most powerful grouping of the world। तो उस सपने को हम सच करेंगे। उन्होंने जो ये कहा कि we compare our relations with height of Mount Everest and depth of Indian Ocean, शायद नेपाल के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने ये बात कही। वर्तमान संदर्भों के अंदर नेपाल के अधिकारियों द्वारा इस किस्म की बात कहा जाना निश्चित तौर पर हमारे को संतोष भी देता है और हर्ष भी देता है। मैं उन्हें बधाई देता हूं इस बात के लिए। भगवती प्रसाद जी जो नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं, उन्होंने जो ये बात कही ये भी सार्थक थी कि वर्किंग ग्रुप्स एट एनी लेवल, ईदर कॉलेज और थ्रू एनजीओज, विल बी वेरी हेल्पफुल इन बिल्डिंग कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रिलेशंस विद ऑल द 54 कंट्रीज। हमारे को वर्किंग ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, आदरणीय इंद्रेश जी का हमारे को मार्गदर्शन रहेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। भाई साहब ने इनॉग्रल जो सेशन था उसके अंदर जो बात कही कि वसुधैव कुटुंबकम जो ख्याल था, जो विचार था, सर्वे भवन्तु सुखिना का जो ख्याल था, वो भारत की पुण्य भूमि से उठा था और इसलिए हम अधिकारी हैं इस दायित्व को निभाने के कि हम इन 54 देशों के अंदर प्रारंभ में, शुरुआत में विश्व गुरु के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की बात, सर्वजन हिताय की बात, बहुजन हिताय की बात को आगे लेकर जाएं। उनका ये भी कहना कि there can be different religions, different beliefs, but if we seek the back story, we will find us only that we are there. We only divided ourselves, hence we need to come forward and make our relationships better and work like one. तो भाई साहब का ये जो संदेश है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो टेक्निकल सेशन हमारा पहला हुआ उसका जो विषय था, टॉपिक था इंडिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज
उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे विचार आए लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश चौहान जी का, सुई चुंगहई का, कि वहां पर जो है इन देशों के अंदर, साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर बुद्धिज्म का जो गहरा प्रभाव पड़ा है, चाहे नेपाल हो चाहे दूसरे देश हो साउथ एशिया के, उनके अंदर बहुत गहरा प्रभाव हमारी कल्चर का, हमारे धर्म का, क्योंकि जो रिलीजन है वो इट इज अ सॉफ्ट पावर। आज चाइना जिस किस्म का इस्तेमाल कर रहा है वो क्रूड पावर का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को भी हमने देखा, चाहे अफगानिस्तान रहा, चाहे इराक रहा, चाहे ईरान रहा, चाहे कुवैत रहा, वहां पर उन्होंने हार्ड पावर का इस्तेमाल किया, चाहे वो वियतनाम रहा सालों पहले। लेकिन भारत ने सदा सदैव एक सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया है, बगैर किसी एक भी हथियार को उठाए। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सोच साउथ एशिया के देशों में, दुनिया के बहुत बड़े भाग में वो फैली, उसका सारा श्रेय हमारे धर्म और अध्यात्म को जाता है। उसी तरीके से जो दूसरा सत्र हुआ उसमें एक बड़ी मुख्य बात आई जो उभर कर, कि हमारे टॉकिंग अबाउट द फूड कुजीन, when Indian spices are blended with different cuisines, they give better taste to every dish. मैं समझता हूँ कि ये टंग कॉन्शियस होने की, जीभ के स्वाद की बात नहीं थी। कोविड के अंदर ये सिद्ध भी हुआ है कि एक भारत की स्पाइसेस, भारत का खाना सिर्फ टेस्टी ही नहीं है, यूजफुल भी है और मेडिसिन के तौर पर भी काम करता है। ये कोविड-19 ने ये सिद्ध किया है भारत के कुजीन के बारे में। उसके बाद जो दूसरा सत्र था उसके अंदर भारत में कई चीजों के बारे में आया कि बाहर जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, चाहे वो मस्जिदों के भी कंस्ट्रक्शन हुआ। इंडोनेशिया की बात आई कि इन इंडोनेशिया द मॉस्क रिजेंबल द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स। रामायण एंड महाभारत आर पॉपुलर इन इंडोनेशिया, दिस एवरीबॉडी नोज एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट, कि वहां की करेंसी के अंदर गणेशा का चित्र है। दुनिया की एकमात्र ऐसी करेंसी है इंडोनेशिया की जिसकी करेंसी के ऊपर गणेश जी का चित्र है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है, संतोष का विषय है। उसके अतिरिक्त भारत के पूरे एशिया के साथ बड़े शानदार संबंध रहे। भारत की प्रेरणा से एशिया में कई धर्म निष्ठ राज्य हुए। ऐसे राज्यों की परिकल्पना की गई यथार्थ में, जिन्हें बदला गया, जिनका आधार धर्म बना, और उसकी प्रेरणा उन्हें अगर कहीं से मिली तो वो भारत से मिली। उसी तरीके से सम्राट अशोक का प्रभाव पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, कंबोडिया इंडोनेशिया के मंदिर जहां पर भगवान शिव और विष्णु की पूजा आदर्श राजाओं के रूप में की जाती है। मनुस्मृति में राजा को ईश्वर की संतान और उसके कर्तव्यों का बखान किया गया। आप कल्पना कीजिए, जब दुनिया के बहुत से देशों में वस्त्र नहीं थे तन को ढकने के लिए, जहां पर वृक्षों की छाल का इस्तेमाल शरीर को ढकने के लिए किया जाता था, उस समय हमारे यहाँ मनुस्मृति लिख दी गई थी। राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, एक धर्मनिष्ठ राजा किस तरीके से कार्य कर रहे, उसकी पूरी परिकल्पना को चित्रित कर दिया गया था। तो उसके बारे में भी चर्चा हुई। थाईलैंड के राजगुरु जो तमिल ब्राह्मण होते हैं हमेशा, उसके बारे में भी ये बात आई हमारे एक सत्र के अंदर। संस्कृत के शब्दों का व्यापक इस्तेमाल बहुत से देशों के अंदर हुआ है। अभी ए बी शुक्ला जी ने भी उसके बारे में हमारे को बताया। कंबोडिया में राज्याभिषेक से पहले देवीय शक्तियों का आह्वान किया जाता है। ये भारत की प्रेरणा से ये बात भी वहां पर पहुंची है। और फिर एक ही सत्र के अंदर इंडिया एशियान जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेंथन ग्रिप इन द इंडो पैसिफिक। जो भारत है मल्टीलैटरलिज्म में विश्वास करता है, ना बायलैटरलिज्म में और ना यूनिलैटरलिज्म में, लेकिन मल्टीलैटरलिज्म के अंदर विश्वास करता है। अमेरिका और चीन की सोच उस दृष्टि से हम देखें तो बहुत संकीर्ण रही है। भारत की सोच, भारत का दर्शन, भारत की राजनीति एक तरीके का विकल्प प्रस्तुत करती है पूरी दुनिया के सम्मुख। फिर एक सत्र के अंदर ये भी कोई बाहर के ही कोई स्कॉलर थे, उन्होंने यहां तक कहा कि चाइना इज एक्टिंग एज एन अथॉरिटेरियन नेशन विद अ न्यू फ्यूडलिस्टिक एजेंडा। चाइना का जो एजेंडा है वो फ्यूडल एजेंडा है, जो पूरी दुनिया में 21वीं सदी में चल नहीं पाएगा। हो सकता है 2, 4, 5, 10, 15 साल उसकी इकोनॉमिक पावर की वजह से लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो असिमिलेट नहीं हो पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ये बात भी हमारे किसी एक स्कॉलर ने कही। फिर एक अपने स्कॉलर ने, स्टॉपडन साहब ने शायद कहा कि जो बुद्धा ने कहा, बुद्धा ने कोई एक रिलीजन प्रोपाउंड नहीं किया था, उन्होंने तो वैल्यूज
ऑर्गेनाइजेशन और नॉलेज की बात की थी। बात किसी हद तक वो सच भी है। आज के तीसरे सेक्शन के अंदर इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के संबंधों के बारे में चर्चा हुई, उसके बारे में भी हमारे को बताया गया। एक स्कॉलर ने हमारे को कहा कि 3 चीजें भारत की है जिनका गहरा प्रभाव पड़ा है, योगा का, फूड का और मूवीज का। तो हम आगे आने वाले सत्रों के अंदर इन पर चर्चा करेंगे। आदरणीय मोदी जी ने हमें रास्ता दिखाया। जब दुनिया के बहुत से देशों के अंदर 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, वो हम सबके सम्मुख है। इवन मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वहां पर भी योगा को बड़ी शिद्दत से सीखा जा रहा है, प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। फिर असलम खान साहब ने कई बातें बताई और पूज्य गांधी का जो प्रभाव रहा उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। गांधी जी का निश्चित तौर पर उन्होंने जितने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनमें एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ तो थे ही, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स विद पॉलिटिक्स, एक्सपेरिमेंट्स विद नॉन वायलेंस, एक्सपेरिमेंट्स विद सत्याग्रह, वो अफ्रीका की जमीन से शुरू हुए थे। और उन्होंने नेल्सन मंडेला का जिक्र किया। मैं एक मंडेला जी की एक कोटेशन को कहकर इस सेशन के भी समापन की बात करूंगा कि मंडेला साबरमती भी आए थे। हम सबको मालूम है नेल्सन मंडेला, मैं समझता हूं 20वीं शताब्दी के एक राजनेता थे, स्टेट्समैन थे वो। तो जब यहाँ पर श्रद्धांजलि दी उन्होंने, और विजिटर्स बुक के अंदर एक उन्होंने 4 पंक्तियों का, 4 वाक्यों का, छोटे छोटे वाक्य हैं उनकी, उन्होंने उसमें नोट किया, श्रद्धांजलि दी एक तरीके से पूज्य गांधी को। उसका हिंदी अनुवाद के 4 वाक्य हैं छोटे छोटे, उन्होंने लिखा उसके अंदर विजिटर बुक में गांधी जी के लिए। गांधी से मेरी तुलना ठीक नहीं है, पहला वाक्य लिखा। फिर लिखा, हम में से किसी में भी उन जैसा एकाग्र समर्पण और विनम्रता नहीं। फिर तीसरा वाक्य लिखा, वो यानी गांधी समस्त प्रकार की कमजोरियों से ऊपर उठे हुए इंसान थे। और चौथा वाक्य लिखा, मैं यानी मंडेला बहुतेरी कमजोरियों से घिरा हुआ आदमी हूं। वो इंसान थे, मैं आदमी हूं। तो गांधी, पूज्य गांधी का जो सम्मान है पूरे अफ्रीका में, मैं दुनिया के और भी कुछ अन्य देशों में गया, वहां पर पूज्य गांधी का जो सम्मान है निश्चित तौर पर हमारे लिए, पूरे देश के लिए ये गर्व की विषय रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गांधी जी के विचारों को, गांधी जी की सोच को, गांधी जी के दर्शन को आगे प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि हम गांधी जी को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूरी दुनिया में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में चर्चा हुई। और अभी आज के जो आखिरी सत्र था उसमें कल्चरल डिप्लोमेसी के बारे में भी बात हुई, क्रिकेट के बारे में बात हुई कि क्रिकेट जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ और उससे भारत जो है कई देशों के अंदर जो है उसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और आखिरी सत्र के अंदर जो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके बारे में बात हुई। टेररिज्म जो है हमारा कॉमन एनिमी है, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि हर देशों के अंदर भी ये बहुत से देश, लगभग सभी देश इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ हमारे को एकजुट होना पड़ेगा, भारत को पूरा समर्थन देना पड़ेगा। और भारत के नेतृत्व में सच्ची लड़ाई अगर टेररिज्म के खिलाफ लड़ी जा सकती है पूरी दुनिया में, दोगली लड़ाई नहीं, अगर सही वास्तविक लड़ाई अगर लड़ी जा सकती है दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ, तो भारत के नेतृत्व में लड़ी जा सकती है। ये बात उभर कर आई है। ईरान के बारे में बात हुई कि किस तरीके से वहां पर भारतीय रह रहे हैं। अबदान का जिक्र हुआ जहां पर सिख बड़ी संख्या के अंदर वहां पर रह रहे हैं। रुपया जो था वो भारत की करेंसी थी 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक, अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार की कुछ गलतियों की वजह से जो हमारा भारत का रुपया था, जो करेंसी थी वहां की, उसको बदल दिया गया। उसके बारे में हम किसी और सत्र के अंदर चर्चा करेंगे। इंग्लिश, पर्शियन और हिंदुस्तानी ये भाषाएं ईरान के अंदर बहुत पॉपुलर है, इसका जिक्र भी हुआ। इस तरीके से सारी बातें हुई। अभी अंतिम सत्र के अंदर भागीरथ सिंह जी ने जो बात कही उसको कहकर मैं मेरी अपनी बात को मैं विराम करूंगा कि जियो पॉलिटिक्स को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए जियो साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये भी हमारे लिए, हमारे जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं और हमारे राजनेता भी जो हैं, जो फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करते हैं, निश्चित तौर पर इस बात को देखते हैं। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि हम जियो पॉलिटिक्स को जब समझें तो जियो साइकोलॉजी को भी समझे दुनिया की। तो इस तरीके की बड़ा सार्थक सा संवाद इन 4 सत्रों के अंदर हुआ है। इसको आगे फॉरवर्ड लेकर जाने का काम रहेगा। एमपी साहब,
मैं मेरी अपनी बात को मैं विराम दूंगा कि हर्ष का जो कंसेप्ट है इतना यथार्थवादी है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत के नेतृत्व के अंदर भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना है, नॉट एज अ मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड बट एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। एक इन्फ्लुएंशियल देश होना और एक पावरफुल देश होना। भारत बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा है सदा सदैव, तो मैं समझता हूं कि भारत के नेतृत्व के अंदर एक सार्थक संवाद, एक सार्थक यथार्थ उतरेगा। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी की दो पंक्तियों को कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था, आओ इस दुनिया को ही जन्नत बना डालें शहर, फिर खुदा जाने कहां जाना है मर जाने के बाद। तो हम आप सब मिलकर इन 54 देशों के अंदर तो जन्नत को उतारने का काम करें, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का काम करें। ऐसी अनेकों शुभकामनाओं के साथ, शुभभावनाओं के साथ, जय भारत, जय हिंद।